हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर है जिसे कहा जाता है संख्याओं के साथ खेलना। आज हम उसका सॉल्यूशन भी हल करेंगे और थोड़ा सा हम उस टॉपिक को समझेंगे, जो उसमें जो बारीकियां दी हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो। बच्चों, ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम इसके आगे का बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है संख्याओं के साथ खेलना। क्या होता है संख्याओं के साथ खेलना? मतलब प्लेइंग विद द नंबर। देखिए, इसमें दिया गया है कि रमेश के पास 6 कंचे हैं। कितने कंचे हैं रमेश के पास? 6 कंचे हैं। अब वो उन्हें पंक्तियों में जमाएगा क्रमशः। कुछ पंक्तियां दी जाएंगी। जैसे पहले नंबर पे इसने कहा है कि रमेश ने उन कंचों को एक पंक्ति में जमाया है। कंचे कितने हैं? कंचे हैं 6 और उन्हें जमा रहा है एक पंक्ति में। तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों, पंक्ति की संख्या हो गई है 1, कंचों की संख्या हो गई है 6। इसलिए 6 इंटू 1 करेंगे ना तो हमें मिलेगा 6। अर्थात यहाँ पे पूछने वाला है कि कंचों की कुल संख्या कितनी है उस पंक्ति में। कंचों की कुल संख्या कितनी है उस पंक्ति में? 6। इसी प्रकार जब वो दो पंक्तियों में 6 कंचों को जमाएगा तब देखिए क्या होगा। जब वो दो पंक्तियों में 6 कंचों को जमाएगा तब उनकी संख्याएं कितनी होंगी? तो बच्चों, यहाँ पे देखने योग्य बात ये है कि यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में उसके पास कंचे कितने हैं? 6। तो इसलिए जब उसे दो पंक्तियों में जमाने के लिए कहा जाएगा तो दो पंक्तियों में आएंगे कितने? 3-3 कंचे। कितने कंचे? 3-3 कंचे। 1 2 3, 1 2 3। ये 3-3 कंचे जब दो पंक्तियों में आ रहे हैं तो एक पंक्ति में 3 कंचे, इसलिए दो पंक्ति में 6 कंचे। ठीक है, इसे ऐसा निकाला जाएगा। चलिए बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया है कि वह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच सकता या जिसमें 4 कंचे हैं अथवा 5 कंचे हों। इसलिए अब केवल एक व्यवस्था बची है जिसमें एक पंक्ति में सभी 6 कंचों को रख दिया जाए। तो पंक्तियों की संख्या जो है वो 1 है, कंचों की संख्या जो है वो 6 है। इसलिए 6 इंटू 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 6। चलिए बच्चों, ये तो आसान सी चीज़ है, ये आपसे बन जाएगा। इसके बाद जो 3.2 शुरू होता है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है? गुणनखंड वे होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं उन संख्याओं को सॉल्व करने पे। जैसे हम यदि बात करें कि 4 के गुणनखंड बताइए। 4 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 के गुणनखंड होंगे। किसी संख्या का जब गुणा करने पर हमें वह संख्या प्राप्त होती है और उसके जितने भी खंड होते हैं वह उसका गुणनखंड होता है। और गुणज क्या होगा? गुणज मतलब होता है वह संख्या से किसी भी संख्याओं का गुणन करने पे हमें प्राप्त होने वाली संख्या गुणन कहलाती है या गुणज कहलाती है। 4 से आप 1 का गुणा करें, 4 से आप 2 का गुणा करें, किसी से भी गुणा करें तो वो क्या कहलाएगी? उसकी गुणज। तो बच्चों देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी संख्या में गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा एग्जैक्ट विभाजक या डाइवर्स होता है। सही बात है। जब आप किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, मान के चलिए 4 दिया है तो 2 से आपने भाग दिया। 2 से जब आप भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 4 आया। अर्थात शेषफल में इसमें नगण्य मतलब शून्य बचेगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि किसी भी संख्या में गुणनखंड उसका जो होता है वह पूरा पूरा विभाजक होता है। उससे भाग देने पर संख्या में शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अगला क्या दिया है बच्चों इसमें? अगला दिया हुआ है कि जब हम 20 अर्थात 4 गुणित 5 लिखते हैं तो हम उस कहते हैं कि 4 और 5 20 के गुणनखंड हैं और 20 संख्या 4 और 5 का गुणज है। समझ में आया? अर्थात 4 के गुणज में जब आप 5 का गुणा करते हैं तो आपको 20 प्राप्त होता है, या 5 के गुणज में जब आप 4 का गुणा करते हैं तब आपको 20 प्राप्त होता है। अर्थात 4 गुणित 5 या 5 गुणित 4 गुणनखंड है किसका? 20 का। यह कहा जा रहा है। इसमें देखिए और क्या कहा गया है कि एक संख्या है जिसमें प्रत्येक गुणनखंड एक गुणज होती है। समझ में आया कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। मान के चलिए आपके पास एक संख्या दी गई है
मान के चलिए 20 ही है। जब आप 20 को यहाँ पर लिख रहे हैं तो 4 गुणित 5 आ रहा है, 4 गुणित 5 आ रहा है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है 20, इसका जब आप 1 से गुणा करेंगे तब भी आपको क्या प्राप्त होता है? 20 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 20 प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़िए। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 45, 30, 36 के संभावित गुणनखंड बताइए। 45 के संभावित गुणनखंड क्या होंगे? जब आप 45 को 3 गुणित 3 गुणित 5 ऐसा लिखते हैं तो यह उसका क्या होता है? संभावित गुणनखंड होता है। ऐसे ही 30 का संभावित गुणनखंड यदि पूछा जाए तो 3 गुणित 5 गुणित 2। ठीक है बच्चों, ये इसके संभावित गुणनखंड होते हैं। अगला आपका टॉपिक क्या दिया गया है? ये देखिए बच्चों, इस पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यदि आप 20 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। उसी प्रकार से जब आप देखें तो 20 या 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े बच्चों तो पता चलेगा आपको। इसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं। इन नियमों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जब आप प्रत्येक संख्याओं को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्वयं का एक गुणनखंड होती हैं। जैसे आप देखें यदि तो आपको पता चलेगा कि 7 में जब 1 का गुणा कर रहे हैं तो 7 भी स्वयं का गुणनखंड है, 1 भी गुणनखंड है। देखिए, इसके बाद एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। समझ में आया? जब आप किसी संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो वह उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। यह हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद दिया गया है कि एक दी हुई संख्या क्या है? एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का छोटा व उसके बराबर होता है। जो संख्या दी गई है वह उसके प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को छोटा छोटा उसके बराबर होता है। समझ में आया? एक दी हुई संख्या गुणनखंडों की संख्या परिमित संख्या होती है। समझ में आया? परिमित होता है। जब आप एक गुणनखंड निकालते हैं किसी संख्याओं का 2, जब आप किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो वह एक परिमित होता है। परंतु आप यदि 2 के गुणज देखें तो 2 के गुणज अनंत तक हो सकते हैं। कितने भी चाहें उतने गुणज हो सकते हैं, परंतु गुणनखंड परिसीमित या परिमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। अगला दिया हुआ है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। देखिए, एक संख्या का प्रत्येक गुणज, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गुणज की बात हो रही है। उस संख्या से बड़ा तथा उसके बराबर होता है। जैसे हम 4 का गुणा 5 में करें तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, यह उसका गुणज कहलाता है। 5 के गुणज यदि हम बात करें तो 5 का गुणज हम बात करें कि 5 की किसी संख्या में गुणा करने पर कितने प्राप्त होते हैं? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। जब आप किसी संख्या को किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो उससे बड़ी ही संख्या प्राप्त होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। मैंने अभी आपको बताया कि यदि गुणनखंडों की बात करेंगे तो वह परिमित होती है या फाइनाइट होती है, परंतु यदि गुणजों की बात करते हैं तो वो इनफाइनाइट या अपरिमित होती है। उसके बाद क्या 7 स्वयं का एक गुणज है? हाँ, 7 स्वयं का एक गुणज है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ के आया कि 7 का जब हम 1 में गुणा करते हैं तो हो सकता है। वह इसी प्रकार प्रत्येक 7 मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ें तो इसमें क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर होती है। ठीक है, जैसे 6 और 28 एक संपूर्ण संख्या है। क्या बोल रहा है ये? कि यदि आप किसी संख्या को गुणनखंडों को योग करेंगे तो वह संख्या उसके दुगने के बराबर हो जाएगी। कैसी होगी? दुगने के बराबर हो जाएगी। 6 और 28 इस बात की संभावनाएं प्रकट करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसमें क्या दिया है कि 68 के
सभी गुणनखंडों को लिखिए। जैसे हम बात करें कि एक हमने पढ़ा हुआ है कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा और वह संख्या जिसमें हमें गुणनखंड निकालना है वह भी स्वयं की गुणनखंड होती है। तो 1 इंटू 68 हो गया, 68 में 34 दूनी 68 हो गया, 68 में 17 चौके 68 हो गया और 17 चौके 68 अर्थात हम बात बोल सकते हैं कि 1 2 4 17 34 68 ये सभी 68 के गुणनखंड होते हैं। उसी प्रकार जब हम अगली बात करें तो हम देखें कि 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसके गुणनखंड? 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36 के गुणनखंड में आप सबसे पहले निकाल लें कि 1 का गुणा 36 में होगा, 36 का गुणा 1 में होगा, 18 का गुणा 36 में तो 18 दूनी 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 6 छिंग 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि इतने सारे इसके गुणनखंड होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 36 हो गया। ये सभी 36 के गुणनखंड होते हैं। अब हम 6 के सभी प्रथम 5 गुणज मतलब 6 में आपको सबसे पहले गुणा करना है 1 का, फिर 6 में गुणज करना है 2 का, फिर 6 में गुणा करना है 3 का, फिर 6 में गुणा करना है 4 का, फिर 6 में गुणा करना है 5 का। ये है इसके प्रथम 5 गुणज होंगे। चलिए बच्चों इसको लिखिए ज़रा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ये इसके प्रथम 5 गुणज होते हैं 6 के। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। थोड़ा और आगे बढ़िए। इसमें क्या है, अब प्रश्नावली शुरू होती है। प्रश्नावली शुरू हो रही है तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि संख्याओं के सभी के गुणनखंड लिखिए। जैसे इसमें दिया हुआ है 24। 24 के गुणनखंड मैंने अभी आपको बताया कि कितने होंगे। तो सबसे पहले 24 एकम 24, 24 का गुणा होगा 1 में, 24 इंटू 1 हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 24 के साथ जब हम भाग दे रहे हैं तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 3 गुणित 8, 3 आठे 24। ठीक है, 4 गुणित 6, 4 छिंग 24। ठीक है, यह इसके गुणज होंगे 4 छिंग 24 और इस बार 6 इंटू 4। यदि क्वेश्चन आ रहा है कि 24 के आपको क्या निकालना है, 24 के गुणनखंड बताना है, तो 24 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, स्वयं 24 हो गया। ये 24 के गुणनखंड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली संख्या दी है उसे कहा जा रहा है 15। यदि आप 15 के गुणज की बात करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए 15 के गुणज में सबसे पहले तो आप लिखिए 1 गुणित 15। ठीक है, 15 1 गुणित 15, 3 गुणित 5, 5 गुणित 3, 5 गुणित 3। यह इसके गुणनखंड होंगे। अर्थात यदि हम बात करें 15 के गुणनखंड तो 15 के गुणनखंड में हमको आंसर लिखना पड़ेगा 1 3 5 15 स्वयं। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ा और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 या 21 के गुणनखंड बताइए। तो 1 गुणित 21 ये पहला हो गया। ठीक है, 3 गुणित 7, 3 गुणित 7, 7 गुणित 3, 7 गुणित 3। तो गुणनखंड की यदि हम बात करें इसका आंसर क्या आएगा? तीसरे नंबर में सी नंबर में जो दिया है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 3 7 और 21 स्वयं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला है डी नंबर का, उसमें देखिए 27। तो 27 इंटू 1। ठीक है, 27 इंटू 1, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। तो इसके गुणनखंड के आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 3 9 एंड स्वयं 27। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा इसमें कि और कौन सा क्वेश्चन दिया है। और दिया है 12। ई नंबर का जो क्वेश्चन है उसे कहा जाता है 12। देखिए इसमें क्या दिया है।
12 इंटू 1, ये हो गया 1, 1 हो गया 2 गुणित 6, 1 हो जाएगा इसमें बच्चों 3 गुणित 4, 1 हो जाएगा 4 गुणित 3, 1 हो जाएगा 6 गुणित 2, बस इतना ही। देखिए अब इसको करें, इसके आंसर में क्या आएगा? इसके आंसर में आएगा 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। स्वयं 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्या है? अगला इसमें दिया हुआ है एफ नंबर का। एफ में दिया हुआ है 20। कितना दिया है? 20। जब हम 20 के निकालें गुणनखंड तो हमें मिलेगा 20 गुणित 1, 2 गुणित 10, 5 गुणित 4 या 4 गुणित 5। अर्थात बच्चों इसके आंसर में जब हम लिखेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? इसके आंसर में 1, 2, 4, 5, 10 ये सभी और 20 ये सभी गुणनखंड हैं किसके? 20 के। ये सभी 20 के गुणनखंड हैं। चलिए इसके बाद जो दिया है उसे कहते हैं जी नंबर का क्वेश्चन। जी नंबर में दिया हुआ है 18। 18 का गुणा 1 से, ठीक है। 2 गुणित 9, ठीक है। 3 गुणित 6, ये हो गया 1, ठीक है। इसके बाद देखिए बस 6 गुणित 3, इससे ज़्यादा इसके नहीं बन पाएंगे। यदि हम इसके आंसर की बात करें ना तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि 1, 2, 3, 6 और 9 और स्वयं 18 इसके गुणनखंड हैं। इसके गुणनखंड हैं। चलिए बच्चों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है वो है एच। एच नंबर में 23 दिया हुआ है। 23 में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटा है। 23 इंटू 1 करेंगे तो इसमें आएगा 23, ठीक है। इसके बाद 1 इंटू 23 करेंगे तो भी आएगा 23। बच्चों इसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं। कौन कौन से? इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, 1 और 23। बस 2 ही गुणनखंड हैं 23 के। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है आई नंबर का। आई में क्या दिया है? 36। 36 इज इक्वल टू हम यदि निकालें तो 36 गुणित 1, पहला ये हो गया। 2 गुणित 18, ये हो गया। 3 गुणित 12, एक ये हो गया। 4 गुणित 9, एक ये हो गया। 6 गुणित 6, एक ये हो जाएगा। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? हम इसके आंसर में लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और स्वयं 36 यह गुणनखंड है किसके? 36 के। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि प्रथम 5 गुणज बताना है। कितने गुणज बताना है? प्रथम 5 गुणज को लिखना है। ए नंबर पे दिया हुआ है 5। अब भैया मैंने आपको बताया है कि प्रथम 5 गुणज निकालने के लिए आपको पहली संख्याओं में से 5 तक की संख्याओं में गुणा कर देना है। 5 गुणित 1, 5 गुणित 2, 5 गुणित 3, 5 गुणित 4 और 5 गुणित 5। इसके प्रथम 5 गुणज निकल जाएंगे। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, पचम 25। ये इसके प्रथम 5 संख्याओं का गुणज निकल जाएगा। चलिए इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला है कि 8 के प्रथम 5 गुणज बताना है। किसके? 8 के। तो 8 गुणित 1, 8 गुणित 2, 8 गुणित 3, 8 गुणित 4, 8 गुणित 5। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पना 40। ये इसके प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे। चलिए बच्चों
अगला आपका कौन सा सवाल है? अगला है सी नंबर का। सी में कह रहा है 9। सी में क्या कह रहा है? 9। तो 9 के प्रथम 5 गुणज की हम यदि बात करें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पना 45। बड़ा आसान था ये तो, प्रथम 5 गुणज निकालना। चलिए, इसके बाद कुछ तालिकाएं दी हैं, देखिए इनको मिलाना है आपको। चलिए इनको मिलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 35। 35 क्या होता है? 35 7 में गुणज होता है। 35 7 का गुणज होता है। 15 क्या होता है? 15 30 का गुणनखंड होता है। 16 क्या होता है? 8 का गुणज होता है 16। 20 क्या होता है? 20 बताइए। 20 स्वयं 20 का गुणनखंड है। 20 स्वयं 20 का गुणनखंड है। 25 50 का गुणनखंड है। 25 50 का गुणनखंड है। ये हो गया आपका सॉल्व बच्चों। इसके बाद चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? देखिए, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो कम 100 से कम हो। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। देखिए जरा इसमें क्या है। यदि हम बात करें 9 के सभी गुणजों की जिनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 से कम आना चाहिए। मतलब हम बात करें कि 9 का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें 9 के गुणज की तो 9 गुणित 1, 9 गुणित 2, 9 गुणित 3, 9 गुणित 4, 9 गुणित 5, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पना 45। ये हो गया। इसके बाद 9 गुणित 6, 9 गुणित 6 54, 9 गुणित 7 63, 9 गुणित 8 72, 9 गुणित 9 81, 9 गुणित 10 90, 9 गुणित 11 99। 99 100 से छोटा है। 100 से छोटा है 99, 100 बड़ा है। बस 11 तक का गुणज जो है आपके 9 के सभी गुणज 100 से कम के हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे बच्चों आपका नया टॉपिक है जिसे कहा जाता है कक्षा या अभाज्य या भाज्य संख्याएं। चलिए बच्चों, इसको आप अगले टॉपिक में समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला हमारा पार्ट अगला समझेंगे। चलिए, थैंक यू। आपको यदि पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।